नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे, एक सम अप करेंगे, एक ब्रीफ बनाएंगे पीएम मोदी की विजिट का फ्रांस का। जैसे ही उन्होंने लैंड किया और फिर उन्होंने टेक ऑफ किया, उसके बीच में क्या-क्या हुआ, कौन-कौन सी मीटिंग हुई, किस सब्जेक्ट में बात हुआ, क्या इटिनरी थी, एग्रीमेंट्स क्या-क्या हुए, डिफेंस डील्स क्या-क्या हुई और इंडिया और फ्रांस के रिलेशन पर भी हम एक डिटेल्ड एनालिसिस आज करेंगे। तो दोस्तों, डिटेल में जाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी को 2025 को अराइवल हुआ था पेरिस में पीएम मोदी का, और काफी सीनियर फ्रेंच ऑफिशियल्स ने उनका स्वागत किया था, जिसमें जो मेन थे वो फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस सेबेस्टियन लेकॉर्नो। अब देखिए, फ्रांस का डिफेंस मिनिस्टर रिसीव करने जाता है एक सो कॉल्ड थर्ड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बड़ा इंडिकेशन है कि एक डिफेंस टाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली है, या दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं इन स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर। ये चीज को दर्शाता है। और इस विजिट का जो एक टोन है वो भी सेट किया एक फ्रांस के आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर में ने वहां पे आके, और ये दर्शाता है। उसके बाद डिनर हुआ एलिजे पैलेस में, जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया सबको, और उनमें यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेएस वैंस भी थे, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी थे, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स भी थे, और पेरुवियन प्राइम मिनिस्टर गुस्टावो एंड्रियाजन भी वहां पे थे, और उसके साथ यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटिनो गुटेरेस भी वहां पे थे, और फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकियोस बैरियोवो वो भी वहां पे मौजूद थे, और उनके साथ फ्रेंच के एक म्यूजिशियन है जियान माइकल जैर, वो भी वहां पे उपस्थित थे। तो काफी अच्छा ये एक गेट टुगेदर हुआ वहां पे, और वहां पे काफी इनफॉर्मल डिस्कशंस हुआ, और वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर कोलैबोरेशन को लेकर ग्राउंड प्रिपेयर किया गया वहां पे दोस्तों। अच्छा, ये जो डिनर्स होते हैं ये केवल जनरल नहीं होते कि खाया पिया एक दो पैग लिए और निकल गए, नहीं, ये बिजनेस डिनर्स होते हैं, जिनमें काफी ज्यादा प्राइवेट कंपनी के सीईओज वगैरह भी वहां पे होते हैं, जिनसे डिस्कशंस किए जाते हैं, और फिर उनको एज एज पर रिक्वायरमेंट जो भी है उसको आगे बढ़ाया जाता है। अब जैसे किसी कंपनी, फ्रेंच कंपनी का सीईओ वहां पर है, और उन्होंने मोदी से एक सेंटेंस बोल दिया कि आई वांट टू कम टू इंडिया फॉर इन्वेस्ट, फॉर मे बी एफडीआई करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, तो मोदी तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मोदी के जो लोग हैं वो साथ में वो सुन रहे होते हैं, वो उस चीज को नोट करते हैं और उसको आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है कि किसी ने आके प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये बात की कि आई एम इंटरेस्टेड इन इन योर कंट्री। तो ऐसी चीजें शुरुआत ऐसे ही होती है, उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसको टेक फॉरवर्ड करती है। अच्छा, अब सेकंड डे में उनके जो प्रोग्राम था वो था एक एक्शन समिट, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने को चेयर की, और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत अच्छा एक अपनी स्पीच भी दी। और आपने देखा है जैसे आ, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन और मोदी जी दोनों एक साथ अंदर हॉल के अंदर आए, उसके बाद उन्होंने खुद मोदी जी को स्टेज तक ले गए, और फिर स्टेज में मोदी जी ने अपना लेक्चर दिया, उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी लेक्चर दिया, उसके बाद सुंदर पिचाई ने भी लेक्चर दिया, उसके बाद जेडी वेंस ने भी लेक्चर दिया। तो उसमें
ये कहा गया कि रेस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट की जरूरत है आजकल बहुत ज्यादा। क्या मेरी बात का ध्यान दीजिएगा, रेस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। और वहां पे पीएम मोदी ने यह भी अनाउंस किया कि नेक्स्ट ग्लोबल एआई समिट जो होगी वो इंडिया में होगी। आपको दोस्तों पता होगा कि यह थर्ड थी। पहली यूके में हुई थी, सेकंड जो हुई थी वो ये आपका कोरिया में, साउथ कोरिया में हुई थी। तो ये थर्ड समिट थी। अब फोर्थ नेक्स्ट ईयर इंडिया में हो। अच्छा, इस समिट में कौन कौन लोग थे? इस समिट में जितने मैंने पहले नाम लिए वो लोग तो इसमें थे ही। उनके अलावा चाइनीज वाइस प्रीमियर जियांग जोंग वो वहां पे थे। ग्रीक प्राइम मिनिस्टर केराकोस मिट्सोकोटुइस वो भी वहां पे थे। फिनिश प्राइम मिनिस्टर पेटेरी ऑर्को। और उसके अलावा टेक इंडस्ट्रीज के काफी लीडर जैसे सुंदर पिचाई, ये अल्फाबेट के और गूगल के सीईओ हैं। सैम एल्टमैन, आपने नाम सुना होगा, ये ओपन एआई के सीईओ हैं। अभी लास्ट वीक ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से इनकी मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में। उसके बाद ब्रैड स्मिथ भी थे, प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद डेमिस हेसाबिस, सीईओ ऑफ गूगल डीप माइंड। आर्थर मेंसिच, सीईओ ऑफ मिस्ट्रल एआई। उसके बाद यैन लेचुन, चीफ ऑफ एआई साइंटिस्ट, ये मेटा के हैं। जेफरी हिल्टन, ये एआई के प्रीमियर हैं और रिसर्चर हैं। और इसके अलावा कुछ म्यूजिशियन भी वहां पे थे, दैट इंक्लूड्स फेरेल विलियम्स। और ह्यूमन सेंटर्ड एआई और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं पी फी ली या फाई ली, वो भी वहां पे अवेलेबल थे। अब जो एआई समिट के सिग्नेटरीज हैं, दैट इंक्लूडेड फ्रांस, चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने, दोनों ने ये चूज किया कि वो इसमें साइन नहीं करें। और उन्होंने अपना कुछ कंसर्न शो किए। उन्होंने कहा कि जो एक्सेसिव रेगुलेशन हो रहा है एआई के फील्ड में, वो इनोवेशन को हिंडर करेगा। और मैं ये मानता हूं कि किसी हद तक ये बात सही भी है और गलत भी है। आप किसी चीज का भी जो एक यूज है वो सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। कुछ रेगुलेशंस जरूर लगनी चाहिए, लेकिन एक्सेसिव रेगुलेशन इसमें भी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि अगर एक्सेसिव रेगुलेशंस आपने लगा दिया तो वो उसके इनोवेशन और डेवलपमेंट, इस पे ज्यादा उसका इल इफेक्ट होता है। और इसके अलावा इंडिया फ्रांस के जो सीईओज हैं, उनसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी उस दिन मिले। और उनमें मैं मेन नाम बोलता हूं हरि भारतीय, ये डायरेक्टर हैं जुबिलेंट फूड के। चंद्रजीत बैनर्जी, डायरेक्टर जनरल, ये सीआई के हैं। और उमेश चौधरी, ये वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। और तेजप्रीत चोपड़ा, प्रेसिडेंट एंड सीईओ भारत लाइट एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड। विशाद मफतलाल, ये चेयरमैन है मफतलाल ग्रुप के। टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं, अमन गुप्ता, ये बोट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। मिलिंद कामले, ये हैं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एडवाइजर। पवन कुमार चांदना, ये को फाउंडर हैं स्काई रूट एरोस्पेस के। श्रीनाथ रविचंद्रन, ये को फाउंडर हैं, सीईओ हैं। ये हैं सुखराम सिंह, विक्रम श्रॉफ, राजीव सुमंत, उद्यंत, काफी। और मैं कितने के नाम आपको बोलूं। ये फागुनी नायर है, ये सीईओ नाइका की हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। और अमित शर्मा हैं, एमडी हैं, सीईओ टाटा कंसल्टेंसी के हैं। अच्छा, इसके अलावा जो फ्रेंच डेलीगेशन मिला है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें है गुलेम इक्विरी, ये सीईओ हैं एयरबस के। फ्रैंकियास जैकोव, ये सीईओ हैं, बोर्ड मेंबर हैं एयर लिक्विड, ये केमिकल्स, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग के हैं। निकोलस ब्रूसन, ये सीईओ हैं, को फाउंडर हैं
आपके ब्ला ब्ला कार के, और ऐमान इज्जत ये सीईओ हैं कॉन्गेनी ग्रुप के, एंटोनियो डी सेंट सीईओ हैं ये डॉन के, अलग का निकोलस हेरेंजेंट, आर्थर मैंश ये सीईओ हैं मिस्ट्रल के, काफी ज्यादा मतलब 20-25 और लोग हैं, गे सिडोस, पैट्रिक, ओलिवर लियोरो ये फार्मास्यूटिकल के हैं। तो काफी सीनियर लेवल के लोग उनसे मिले हैं आके, और ये फोरम में देखिए किस लेवल की बात इनकी आपस में हुई होगी। और बात जो हुई है वो हुई है इसमें एरोस्पेस के बारे में, डिफेंस के बारे में, एनर्जी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एग्रो प्रोसेसिंग के बारे में, कंज्यूमर गुड्स के बारे में, और इसमें जितने भी आपके सीईओ शामिल हुए हैं वो इनके जो ये कोर है इससे ही जो संलग्न है उनको शामिल किया गया है। और इसका जो बेसिकली आउटकम हुआ है वो बहुत ही फैंटास्टिक है मेरे दोस्तों। इन्होंने फ्रेंच कंपनीज को इंडियन मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए एंकरेज किया गया है कि आप आइए इंडियन मार्केट में, खासकर डिफेंस में, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और क्योंकि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो दोस्ती है वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए ये हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और इंडिया की तरह का मार्केट जो कि अभी खुल रहा है भाइयों बहनों, ये आप ये सोचिए कि अगले 10-15 साल में ही आदमी ये जो मार्केट है इंडिया का ये ओपन हुआ है, और ये कम से कम 50 साल तक चलती है। ये चीज एक स्टेबलाइज होने में, एक डेवलप्ड कंट्री बनने में इंडिया को टाइम है, और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ही इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री की ओर ले जा सकते हैं। आपका जो जीडीपी आज नंबर 5 पे है, अगर आपको नंबर 3 पे लगना है तो ऐसे सीईओज, ऐसे कंट्रीज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना होगा, को प्रोडक्शंस करने होंगे। जैसे मैं आगे बात करूंगा पिनाका की, जो को प्रोडक्शन की एक बात हो रही है फ्रांस के साथ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो ट्रेवल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, मार्शल एक जगह है, और प्रेसिडेंट मैक्रोन और मोदी दोनों एक साथ वहां पे गए। और इस फ्लाइट के दौरान ही दोनों नेताओं ने बायलैटरल रिलेशंस और ग्लोबल इशू पे बात की। मतलब फ्लाइट में भी चैन से नहीं बैठे, और उन्होंने ये बोला है कि इंडिया और फ्रांस का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत मजबूत होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूं जिससे कि ये वीडियो आप अपने पास सेव करें, और कभी भी मौका लगे कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो ये 2 दिन का विजिट थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसमें क्या क्या हुआ, तो आपको ये चीजें पता चलें। उसके बाद डिनर प्रेसिडेंट मैक्रोन ने दिया, और ये प्राइवेट डिनर था। इसका डिटेल तो ज्यादा पता नहीं चली बाहर है, लेकिन ये एक इनफॉर्मल सेटिंग में डीप डिस्कशंस, 101 डिस्कशंस और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल रैपोर्ट, उसको बढ़ावा दिया गया है उसके अंदर दोनों नेताओं के बीच में। देखिए, 2 कंट्रीज के बीच में दोस्ती तो होती ही होती है, लेकिन 2 इंसानों के बीच में या 2 हेड ऑफ स्टेट के बीच में भी दोस्ती होती है, और उसका इफेक्ट पड़ता है, जरूर 100% पड़ता है। अगर दोनों काबिल हो तो, अगर एक जगह फ्रांस हो दूसरी जगह पाकिस्तान हो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना कुछ देने को है और लेने को बहुत कुछ है। इंडिया के पास देने को भी है और लेने को भी है, इसलिए फर्क पड़ता है। कई चीजें ऐसी इनिशिएट होती हैं 101 मीटिंग में, हाँ ये भी कर सकते हैं, या कल्चरल फील्ड में ये भी कर सकते हैं। अब जैसे फ्रांस इंडिया में अपना एक म्यूजियम बनवाएगा, तो ये तो बात वहीं पे हुई होगी ना। बात तो पहले से चल रही थी लेकिन रुक गई थी। अब नाउ दे आर अगेन वर्किंग ऑन दैट कि इंडिया की दिल्ली में एक अपना कंसुलेट में एक खोलेंगे जिसमें कि एक वो म्यूजियम होगा फ्रांस के बारे में। अच्छा,
उसके बाद ये एक वार सेमेट्री में गए 12 फरवरी को। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको बताया कि वर्ल्ड वॉर वन में कैसे इंडियन सोल्जर्स ने हेल्प की थी फ्रांस की। 1 लाख इंडियन सोल्जर्स गए थे लड़ने के लिए फ्रांस से, फ्रांस में मतलब, और उसमें 10,000 वापस ही नहीं आए। तो उन्होंने वो जो 10,000 सोल्जर थे उनको श्रद्धांजलि दी। और उस वक्त प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का थैंक्स पे किया कि आपने हमारी तरफ से लड़ाई लड़ी। अब यहाँ पे भाइयों पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स वगैरह ये बोल रहे हैं कि भाई उस वक्त तो इंडिया एक जॉइंट इंडिया था, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी थे, लेकिन इंडिया पूरा क्रेडिट अकेले ही क्यों ले जाता है? तो भाई साहब, वर्ल्ड वार 1 और 2 के वक्त में तो इंडिया एक था ना, इंडिया लड़ा था। आप उसके बाद अलग हुए हो, हम तो नहीं हुए, हम तो वहीं के वहीं हैं। ठीक है, मैं तो कहता हूं क्रेडिट ले लो ना, जाओ अगली बार जब शरीफ जी वहां पे जाएंगे, शहबाज शरीफ जाएंगे या मोहम्मद यूनिस जाएंगे फ्रांस, तो कहना हमको भी क्रेडिट दो, मांग लेना। वहां जाके जो जितने लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दे देना, उनको दिए जला देना। उसमें आप क्या करोगे कि वहां पे जाके हिंदू मुसलमान ढूंढोगे कि इसमें मुसलमान सोल्जर कितने थे, हिंदू सोल्जर कितने थे। और अगर किसी एक हिंदू सोल्जर पे आपने श्रद्धांजलि दे दी तो वापस आके जूते पड़ने, टीटीपी आपको मारेगा, सब मारेंगे आपको, इमरान खान मारेगा। आप देख लेना वहां पे कितने हिंदू थे कितने मुसलमान थे, उसके हिसाब से आप भी श्रद्धांजलि दे दो भाई। हिंदुस्तान के लिए सब एक हैं। जो इंडिया में रहता है या रहता था वो हिंदुस्तानी है। हम तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी आज हिंदुस्तानी ही मानते हैं। धर्म अलग हो सकता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अलग हो सकते हैं, लेकिन हैं तो आप हिंदुस्तानी। एक बार शक्ल देख लो अपनी, किससे मिलती है तुम्हारी? बाहर के किसी कंट्री से शक्ल मिलती है क्या? एनीवेज, और ये जो विजिट है, ये जो यहाँ का मिसलाइन का विजिट है, उसमें ये बहुत ही मतलब शेयर्ड हिस्ट्री का है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट का है। ये दूसरे को दिखाता है कि हमारे बीच में कल्चरल और हिस्टोरिकल कितने टाइज हैं और कितने स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। और इसी के बीच इसके पहले की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं मिस कर गया कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से भी मीटिंग हुई थी मोदी जी की। बहुत शॉर्ट मीटिंग हुई थी, लंच के दौरान वो अपनी फैमिली के साथ आए मोदी जी से मिलने के लिए। और फिर मोदी जी उनसे बहुत प्यार से मिले और मोदी जी ने उनके बच्चों को गिफ्ट भी दिया। उनका एक बेटा है विवेक करके, तो विवेक की बर्थडे थी उस दिन, शायद 11 तारीख को। तो उसमें उन्होंने उनको गिफ्ट भी दिए। देखिए मोदी जी ने किया भी, उनको वेलकम भी किया और साथ में गिफ्ट देना नहीं भूले। ये एक अपनी अलग तरीके की राजनीति होती है, अलग तरीके का प्यार होता है। वो एक तरीके से फादरली फिगर थे उषा वैंस और जेडी वैंस के लिए उस वक्त, क्योंकि वो कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, उसमें दोनों की टीम्स नहीं बैठी हुई थी, केवल 1 ओवर मीटिंग थी। दोनों एक फैमिली गेट टुगेदर जिसे कहें। अब मोदी जी तो अकेले ही बैठेंगे और वो अपनी फैमिली के साथ थे और अपने बच्चों के साथ आए थे। ये जो एक पर्सनल टच होता है ना, ये बहुत बहुत मायने रखता है दोस्तों। और ये चीज आपको आज पता नहीं चलेगी, ये आपको सालों साल बाद पता चलती है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेडी वैंस अगर कुछ भी करेंगे तो उसमें इंडिया का साथ देंगे, गलत चीज में नहीं। हमको कभी गलत चीज में किसी का साथ नहीं चाहिए। हमको साथ चाहिए केवल जब हम सही हो तब। यूएसए ने आज तक क्या किया है कि जब भी हम सही थे हमको गलत ठहराया गया है। पाकिस्तान से इतना आतंकवाद इंडिया में आया, लेकिन कभी अमेरिका ने इस चीज को माना नहीं था। वो कहते हैं ये आपका और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है आप दोनों कंट्रीज का।
लेकिन जब 9/11 हुआ, उसके बाद उनको लगने लगा कि नहीं, जब अपने पे पड़ी ना, तब लगने लगा नहीं, 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 ये कोई इंटरनल मामला नहीं है, बायलैटरल मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मामला है। उससे फ़र्क पड़ता है, सालों-साल में फ़र्क पड़ता है। अगर एक वाइस प्रेसिडेंट के यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ हिंदू है और जो हिंदू धर्म मानती है, वो निकी हेली या बॉबी जिंदल की तरह नहीं है, जिन्होंने कि पॉलिटिक्स में आने के लिए अपना धर्म ही चेंज कर लिया। ऐसे नहीं है। ये काश पटेल की और तुलसी गहबाट की तरह हैं, जो कि हिंदू धर्म मानती हैं। और इसलिए इस चीज का फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर कोई हिंदू है या हिंदू धर्म है, तो उसका इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा लगाव आपका हो ही जाएगा दोस्तों। अच्छा, ये वार सेरेमनी के बाद फिर इन्होंने वहां पे इनॉग्रेट किया इंडियन कॉन्सुलेट मार्सिली में, और दोनों ने मिलके, पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये जो आपका मार्सिली में नया इंडियन कॉन्सुलेट है उसका उद्घाटन किया है। और इससे क्या होगा कि फ्रांस में जो इंडियन डायस्पोरा है, उनको बेटर डिप्लोमेटिक सर्विसेज बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि मैथिली में बहुत बहुत ज्यादा इंडियंस हैं। और ये दोनों देशों के बीच ग्रोइंग टाइज का भी एक आपका प्रतीक है कि वहां पे एक कंसुलेट खोला गया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट हुई है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER फैसिलिटी में। ये दुनिया के पहले लीडर हैं जिन्होंने कि वहां पे विजिट किया है रिएक्टर में, आउटसाइड फ्रांस। और दोनों ने मिलके, उसमें मैक्रोन भी साथ में थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट है दोस्तों। और इंडिया का भी इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? इसमें 200 इंडियन साइंटिस्ट और मेजर इंडस्ट्रियल जो इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। फिर पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने डेलीगेशन लेवल की टॉक्स की वहां पे, जिसमें इंडिया इंडो पैसिफिक, डिफेंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन जैसे सेक्टर्स में काफी उन्होंने बात किया। उसके बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी हुआ। और जॉइंट डिक्लेरेशन का मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूं। वैसे वो 31 पॉइंट्स हैं टोटल, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा है डिफेंस कोलैबोरेशन। उसमें डिफेंस टाइज और स्ट्रॉन्ग करने की बात कही है। स्कॉर्पियन सबमरीन की बात की गई है, जो अब इंडिया में कंस्ट्रक्शन करने की बात की गई है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL सिस्टम पर भी फ्रांस के साथ बात हुई है कि फ्रांस उसको इंडिया से लेना चाहता है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बात हुई है। एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर एक डिक्लेरेशन भी साइन किया गया है कि वो इंडिया में बनेगा, क्योंकि इंडिया में एनर्जी आज बहुत ज़्यादा है जो कि कोल पे निर्धारित है। तो अगर ऐसे रिएक्टर्स इंडिया में बनते हैं, एडवांस मॉडुलर रिएक्टर्स, तो ये बहुत अच्छा होगा और ये पॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये इसका जो है वो एनवायरमेंटल में कोऑपरेशन भी होगा। क्लाइमेट चेंज पे बात हुई है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने की बात हुई है। अच्छा, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट में बात हुई है। इंडो पैसिफिक रीजन में एंगेजमेंट बढ़ाने पर एग्रीमेंट हुआ। भाई साहब, ये बहुत बड़ा है, जिसमें कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव और सिक्योर इंडो पैसिफिक विजन पर जोर दिया गया है। ये बहुत ही, एक कहते हैं ना इसको, बहुत ही अच्छी विजिट रही। और ये तो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं इनके ज्वाइंट डिक्लेरेशन के, 31 पॉइंट्स हैं। उसमें कल्चरल इतने पॉइंट्स हैं जो कि मैंने इसमें बताए नहीं है। और ये बहुत जरूरी है किसी दो कंट्रीज के बीच में अच्छे संबंध होने के लिए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये जो मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि पीएम मोदी का ये जो फ्रांस का विजिट है, ये काफी इंपैक्टफुल रहा है। और इससे इंडिया फ्रांस के जो रिलेशंस है ना, उनमें बहुत ऊंचाइयां आएंगी।
और ये भी इंपॉर्टेंट है कि वहां से जाने के बाद वो वहां से यूएस डायरेक्ट चले गए हैं। ये भी एक सिग्नल होता है भाइयों, नहीं तो डायरेक्ट यूएसए भी जा सकते थे, फ्रांस बाद में भी जा सकते थे। वो दोनों एआई समिट या एआई समिट के बाद इंडिया लौट जाते, उसके बाद जा सकते थे यूएस। लेकिन ये एक तरीका होता है। जैसे मोदी जी कभी एक जगह नहीं जाते हैं, वो 2 या 3 जगह जाते हैं जो विजिट्स होती हैं। इसमें भी देखिए इनकी 2 विजिट्स हैं। अच्छा, और इसमें डिफेंस की टेक्नोलॉजी की, एआई की, सिविल न्यूक्लियर, डिप्लोमेटिक कॉपरेशन की काफी मजबूत करने वाले एग्रीमेंट साइन हुए हैं। और उसमें एक बात मैं स्पेसिफिक कहना चाहता हूं, पिनाका मिसाइल्स। और ये जो है, ये जॉइंट डिफेंस कोलैबोरेशन होगा, इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कि हम इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी फ्रांस को देगा पिनाका की। आज तक कभी सुना था कि कोई साउथ एशियन कंपनी सप्लाई कर रही है डिफेंस इक्विपमेंट्स वेस्ट को, वो भी फ्रांस को, जिससे रफेल हम ले रहे हैं, उसको सप्लाई कर रही है, उसको उसको अपनी टेक्नोलॉजी देगी पिनाका की। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और दूसरा, इंडो पैसिफिक में जो ग्लोबल फोरम्स पर अपने देश को मिलके जो दोनों देश काम करेंगे, जो मैंने अभी बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दोस्तों, लास्ट में मैं ये कहूंगा कि फिर उसके बाद आपको पता होगा कि मैक्रोन खुद सी ऑफ करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को एयरपोर्ट गए मिशेलिन के। और इसमें भी देखिए 2 बात है कि एक तो ये है कि दोनों को ही जाना था, मैक्रोन को आना था पेरिस, और मोदी जी को जाना था वहाँ से यूएस। तो दोनों के प्लेन जब अगल बगल में हैं तो वो सी ऑफ उनको करेंगे, तो ये बात ठीक है। और लेकिन अगर वो नहीं करते तो बहुत गलत होता, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पे हैं और आपने गेस्ट को सी ऑफ नहीं किया, तो ये तो फिर बहुत ही बेइज्जती की बात होती। और दूसरा, उनसे पहले निकल जाते, ये भी तो हो सकता था, भाई प्रोटोकॉल तो है नहीं, आप ऐसा करते कि पहले निकल जाते आपका मैक्रोन। लेकिन वो नहीं निकले, उन्होंने पहले सी ऑफ किया, और आपने देखा लास्ट में हाथ जोड़ के उन्होंने विदा किया, गले लग के विदा किया मोदी जी को। ये दर्शाता है कि वर्ल्ड क्लास लीडर तो हमारे मोदी जी हैं ही, क्योंकि मैक्रोन भी जानते हैं कि वो कितने साल रहने वाले हैं और मोदी आगे कितने साल रहने वाले हैं। और ये वर्ल्ड लीडर तो हैं, ये सम्मोहित एक्चुअली कर लेते हैं हर इंसान को। और आज तक इतने ज़्यादा मैंने उनकी स्पीचेस सुनी हैं, वो हिंदी में स्पीच देते हैं और उसके बाद ट्रांसलेटर होता है। लेकिन इस बार एआई कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी। मॉडरेट लैंग्वेज का उनका प्रोनाउंसिएशन मॉडरेट था, ये मैं मानता हूं। लेकिन आप देखिए 74 साल की उम्र में एक बंदा जो कि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो कोशिश करता है, वो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इंग्लिश में बोलेंगे। और उसके बाद वो फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ भी जो मीटिंग हुई थी, और उसके बाद जेडी वेंस के साथ भी जो छोटी सी मुलाकात हुई थी, उसमें भी उन्होंने इंग्लिश में ही बात की। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। और हम तो कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में भी लोगों को इस चीज को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, और इसको आप सेव करके रखिए, क्योंकि इसमें ए टू जेड जितने भी डिस्कशंस हुए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।